वेलकम टू डीके नॉलेज चैनल। नमस्कार साथियों, मैं हूं दुष्यंत कुमार और स्वागत है दोस्तों आपका डीके नॉलेज चैनल में। दोस्तों देखिए, काफी दिन के बाद भूगोल की एक महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। आशा करता हूं दोस्तों, कभी कभी हमारे माइंड में एक बात चलती रहती है, वो क्या, कभी कभी हम कुछ शब्दों को तो सुनते हैं लेकिन उनका अर्थ हमें पता नहीं होता कि इनका अर्थ क्या है, और माइंड में घूमती रहती है ये बात कि काश पता चल जाए। हम खोजते रहते हैं लेकिन मिल नहीं पाता। तो ऐसे ही शब्द दोस्तों आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें मतलब काफी कुछ आपको बताऊंगा इससे संबंधित, और आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत ही सरल शब्दों में आपको बताने वाला हूं। एक बार अगर माइंड में फंस गया तो दोबारा कभी निकलेगा नहीं। तो दोस्तों देखिए, चलते हैं वीडियो पर और देखते हैं एक एक करके। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं, हमारा पहला जो पॉइंट है वो है हमारा जलवायु। तो जलवायु क्या है दोस्तों, जैसा कि आप नाम से स्पष्ट कर रहे हैं। देखिए, जलवायु दो शब्दों से मिलकर बना, किससे, जल प्लस वायु से। देखिए, जल वायु से मतलब होता है जल का, वायु का और तापमान का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, जलवायु कहलाता है। इस तरह से भी हम परिभाषित करते हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं अपने शब्दों में कि दीर्घकालीन समस्त दशाओं का योग, दीर्घकालीन समस्त दशाओं का योग क्या कहलाता है, जलवायु कहलाता। ठीक है, यानी दीर्घकालीन मतलब लंबे समय तक। अगर आपसे कोई पूछता है कि जलवायु में परिवर्तन कितने समय के अंतराल पर होता है, तो ध्यान रखें दोस्तों, इसके लिए लगभग 35 वर्ष का समय लग जाता है। 35 वर्ष या इससे ऊपर भी लग सकता है, 35 वर्ष न्यूनतम है। इसके उल्टे अगर हम इस पर जाते हैं मौसम पर, तो क्षण भर में बदलती दशाओं का नाम मौसम है। क्षण भर में यानी एकदम कह सकते हैं, क्षण भर में। और यहां दीर्घकालीन, जैसा कि आपने एक बात भी सुनी होगी मौसम के बारे में, गाना भी सुना होगा आपने कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि मौसम तुरंत एकदम बदल जाता, क्षण भर में बदल जाता। तो तुरंत बदलने वाली जो दशाएं हैं उनका नाम क्या है, मौसम है। लेकिन दीर्घकालीन लंबे समय तक बदलने वाली दशाओं का नाम क्या है, जलवायु है। और जलवायु को हम वैसे भी परिभाषित कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जल का अध्ययन करना, वायु का अध्ययन करना और इसके साथ तापमान का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, जलवायु कहलाता है, या जलवायु के अंतर्गत हम इन चीजों का अध्ययन करते हैं। अब देखिए, बात कर लेते हैं दोस्तों हमारा व्यापार व प्रकार। व्यापार क्या और प्रकार क्या। तो व्यापार देखिए, यहां देख लेते हैं हम। व्यापार दोस्तों किसी भी वस्तु को खरीदने और बेचने की जो प्रक्रिया है, यानी किसी भी वस्तु को खरीदने और जो बेचने की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है हमारी, वो व्यापार कहलाती है। क्या कहलाता है, व्यापार कहलाता है। अब देखिए, व्यापार के प्रकार की बात कर लेते हैं कि व्यापार कितने प्रकार का होता है। तो व्यापार देखिए मुख्य रूप से दोस्तों दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा देशी व्यापार, और एक हमारा होता है दोस्तों विदेशी व्यापार, यानी विदेशी व्यापार। तो दोनों के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, देशी व्यापार क्या कहलाता, जब देश के ही अंदर लेन देन होता हो, अर्थात देश के अंदर कोई वस्तु खरीदी और बेची जाती हो, चाहे वो किसी एक दूसरे राज्य से मतलब एक्सपोर्ट की जा सकती है, तो वो क्या कहलाता, देशी व्यापार कहलाता। अगर ये बात विदेश से होती है, यानी कोई देश यदि किसी दूसरे देश से आयात निर्यात करता है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा विदेशी व्यापार कहलाता। देखिए, यहां दो शब्द हो रहे हैं हमारा, एक आया आयात और एक आया दोस्तों निर्यात। तो इनके बारे में भी देख लें। देखिए, ये व्यापार की दो टांगे हैं, ऐसा कह सकते हैं। इनके बिना व्यापार संभव नहीं है। आयात से मतलब होता है किसी भी वस्तु को अपने देश में मंगाना या लाना, आयात कहलाता। जैसे अगर हम विदेशों से सामान अपने देश में मंगाते हैं तो वो आयात कहलाता है। और निर्यात से मतलब ये है कि जो वस्तु हमारे पास अत्यधिक मात्रा में है, उनके बदले में हम दूसरी चीजें खरीदना चाह रहे हैं, तो उन्हें फालतू जो चीजें हैं हमारे पास, उन्हें हम दूसरे देशों को या दूसरे राज्यों को यानी ट्रांसफर कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है हमारा, वो निर्यात कहलाता। तो समझ गए होंगे आयात और निर्यात क्या है ये भी। अब देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं हमारे देशों के प्रकार। तो दोस्तों देखिए, यहां देशों के प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं। तो मुख्य रूप से दोस्तों देश तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा विकसित देश, दूसरा होता है हमारा विकासशील, और तीसरा होता है हमारा अल्प विकसित। तो तीनों के बारे में देख लेते हैं संक्षिप्त रूप से, आप समझ जाएंगे। देखिए, विकसित देश तो वो कहलाते हैं जिनका शैक्षिक स्तर, तकनीकी स्तर
और उद्योग स्तर जो उच्च स्तर के होते हैं। और यहाँ जो है प्रत्येक व्यक्ति की जो आमदनी होती है, प्रत्येक व्यक्ति की जो आय होती है बहुत ही उच्च होती है। जैसे कि आपने कई सारे देशों का नाम सुना होगा जो विकसित है, जैसे जापान हो गया, अमेरिका, रूस, कनाडा, तो ये क्या ब्रिटेन, तो ये हमारे विकसित देश हैं। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति की जो आय है वो बहुत अधिक है। यहाँ के उद्योग धंधे उच्च स्तर के हैं, तकनीकी उच्च स्तर की है, और क्या कह सकते हैं वहां का जो शैक्षिक स्तर है वो बहुत ही उच्च स्तर का है। इसके विपरीत अगर हम विकासशील देशों की बात करते हैं तो विकासशील देशों की एक समस्या सबसे जो प्रमुख है वो है ये जनसंख्या वृद्धि। तो इन देशों में जो विकासशील देश है इनमें जो जनसंख्या सबसे अधिक पाई जाती है, और जनसंख्या अधिक पाए जाने के कारण उसके कई सारे मतलब कह सकते हैं कि देश को नुकसान होता है। वो कौन सा, कि प्रति व्यक्ति जो आय है वो बहुत कम होती है। दूसरा, इसका शैक्षिक स्तर भी वही निम्न स्तर का होता है, और जो तकनीकी स्तर है वो भी निम्न स्तर का होता है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये भी दोनों समझ में आ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अल्प विकसित की। तो हाँ देखिए, विकासशील देशों के एग्जाम्पल और आपको बता दूं, जैसे हमारा भारत है, चीन है, चीन, भारत है ना, ये जायरे वगैरह हो गया, और भूटान, नेपाल, श्रीलंका, ये भारत के जो पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश, तो ये सारे विकासशील देश की श्रेणी में ही आते हैं क्योंकि यहाँ जनसंख्या अत्यधिक पाई जाती है, आपको पता भी होगा। अब अल्प विकसित के बारे में बात कर लेते हैं। तो विकासशील देशों के बारे में जो सबसे निम्न स्तर के देश होते हैं, यानी जहां विकासशील देशों से भी शिक्षा का स्तर, प्रति व्यक्ति आय और तकनीकी स्तर बहुत ही निम्न स्तर का होता, निम्न स्तर का होता, वो क्या कहलाते हैं, अल्प विकसित देश कहलाते हैं। तो दोस्तों देखिए, आशा करता हूं ये अभी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ है मानचित्र के, मानचित्र क्या है, तो इधर देख लेते हैं क्योंकि इधर जगह नहीं है हमारे पास। मानचित्र जैसा कि दो शब्दों से मिलकर बना है, आप देख लेते हैं इधर मान प्लस चित्र, मान प्लस चित्र। देखिए मान का मतलब होता है माना गया, और चित्र माने चित्र, अर्थात जो मानकर चित्र बनाया जाए, या किसी भी विषय पर जो मानकर चित्र बनाया गया अपनी तरफ से मान लिया जाए। जैसा कि आपने ग्लोब देखा होगा, वो माना गया चित्र है कि पृथ्वी ऐसी होगी, तो ये क्या कहलाता है, ये मानचित्र कहलाता है। ये आप समझ गए। अब देखिए बात कर लेते हैं हमारा सिंचाई और उसके प्रकार साधन, ठीक है। देखिए सिंचाई क्या है, सबसे पहले बात कर लेते हैं देखिए सिंचाई की। तो सिंचाई क्या है, देखिए मैं अपने शब्दों में आपको बता रहा हूं ताकि आप एक बार में समझ जाएं। सिंचाई से मतलब होता है किसी भी फसल को अपने अनुसार, समय अनुसार पानी देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पालने की प्रक्रिया, पानी के माध्यम से, तो क्या कहलाते हैं, वो सिंचाई कहलाती है। अपने अनुसार किसी भी फसल को, अपने अनुसार किसी भी फसल को समय अनुसार पानी देना क्या कहलाता है, वो सिंचाई कहलाता है। भाई बारिश होती है वो गैर समय होती है, उसे नहीं कह सकते हम सिंचाई। सिंचाई बारिश से होती है लेकिन उसे हम नहीं कह सकते क्योंकि वो नियमानुसार नहीं कर सकते। भाई कब हो जाए कोई पता नहीं है, हो भी सकती है नहीं भी। अब देखिए सिंचाई के जो साधन है मुख्य रूप से भारत में देखिए 4 प्रकार के साधन हैं। ये कौन कौन से हैं, देखिए सबसे ज्यादा जो भारत में मतलब सिंचाई होती है वो नलकूपों द्वारा होती है। नलकूपों, इसे दोस्तों कुआं भी बोलते हैं, कुआं, ठीक है, कुआं। पहला आपने देखा होगा वो कुआं दूसरे वाले थे, लेकिन ये अब कुआं जो शब्द है ये नलकूपों के लिए प्रयुक्त होने लगा। दूसरा हमारा नहर है, और तीसरा हमारा तालाब, और चौथा हमारा अन्य साधना। अन्य साधन के अंतर्गत आप छोटे साधन हो सकते हैं जैसे हैंडपंप वगैरह, इनके द्वारा भी छोटी मात्रा में मतलब सिंचाई की जाती है। अब देखिए यहां बात कर लेते हैं जो नलकूप है उसके द्वारा कितनी प्रतिशत भाग पर सिंचाई होती है, तो ये 56% भाग पर लगभग नलकूप से सिंचाई होती है। अगर नहर की बात करते हैं तो लगभग 32% भाग पर सिंचाई होती है, और तालाब की अगर बात करते हैं तो दोस्तों 6% भाग मतलब तालाब के द्वारा सिंचित किया जाता है। और तालाब द्वारा जो सबसे अधिक सिंचाई होती है अगर भारत की बात करते हैं तो दोस्तों ये तमिलनाडु राज्य में होती है। कहां होती है, तमिलनाडु राज्य में। बहुत पूछता है इस वाले क्वेश्चन को, सबसे अधिक तालाब द्वारा जो सिंचाई होती है वो कहां होती है, तमिलनाडु में होती है। और 6% दोस्तों अन्य साधनों द्वारा होती है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब बात कर लेते हैं, यहाँ देखिए जगह कम है लेकिन इस वाले को यहाँ समझा देते हैं। देखिए इधर देख लेते हैं, यहाँ हमारा रेखाओं के प्रकार। देखिए यहाँ जो बात कर रहे हैं दोस्तों, हम उन रेखाओं के बारे में नहीं कर रहे जैसे कि गणित में पूछी जाती है वक्र रेखा, सरल रेखा, उसके बारे में बात नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ जो हमारा सब्जेक्ट है वो जियोग्राफी है, तो उससे संबंधित बात करेंगे। यहाँ जो रेखाएं होती हैं मुख्य रूप से दोस्तों रेखाएं 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। तो कौन कौन से प्रकार की होती हैं, देखिए यहाँ देख लेते हैं हम। यहाँ एक तो होती है दोस्तों हमारी अक्षांश रेखाएं, कौन सी, अक्षांश रेखाएं, ठीक है। और दूसरी जो होती हैं दोस्तों हमारी, वो होती है हमारी देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं। अब देखिए इन्हें दोनों को समझ लेते हैं कि अक्षांश रेखाएं क्या हैं और देशांतर रेखाएं क्या हैं। तो देखिए ग्लोब पर
जो पड़ी रेखाएं होती हैं, सिंपल रूप से समझे तो ग्लोब पर जो पड़ी रेखाएं होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। और जो खड़ी रेखाएं होती हैं उन्हें बोलते हैं हम देशांतर रेखाएं। लेकिन अगर इस तरह से भी ना समझ सके तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि ग्लोब पर पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब को जो रेखाएं खींची जाती हैं उन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की तरफ को जो रेखाएं खींची जाती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हम देशांतर रेखाएं बोलते हैं। देखिए यहां एक चित्र के माध्यम से आपको समझाता हूं। इधर देखिए, क्योंकि यहां शायद मैं मानता हूं चित्र, देखिए यहां समझ लेते हैं, यहां जगह है हमारे पास। देखिए यह है आपको शायद, हाँ देखिए यहां छोटा सा चित्र मैं ग्लोब का बना देता हूं। देखिए मैंने मान लो ग्लोब का चित्र बनाया है, थोड़ा टेढ़ा बन गया, कोई बात नहीं, सुधार लेते हैं। ये बन गया, मान लीजिए यह हमारा ग्लोब का चित्र है। तो आप देख रहे हैं कि ग्लोब पे इस तरह से रेखाएं खींची हुई होती हैं, आपने देखा भी होगा इस तरह से। और ये हमारा ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये वाली जो रेखाएं हैं दोस्तों, हमारी तिरछी रेखाएं, इन्हें बोलते हैं हम अक्षांश रेखाएं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये पूरब, ये हमारा उत्तर हो गया, ये हमारा दक्षिण हो गया, और ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा पश्चिम हो जाएगा, और ये हमारा पूर्व हो जाएगा। तो ये क्या है? ये रेखाएं जो तिरछी खींची जाती हैं, जैसा मैंने पहले बताया, तो ये क्या? अक्षांश रेखाएं। अब बात कर लेते हैं, देखिए जो देशांतर रेखाएं होती हैं, तो ये दोस्तों ऐसे खींची जाती हैं, यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ। तो ये रेखाएं होती हैं हमारी देशांतर रेखाएं। अब देखिए थोड़ा सा एक बात और कर लेते हैं, यहाँ जो हमारी रेखाएं हैं, जो अक्षांश रेखाएं, इनके प्रकार के बारे में और पूछता है कि ये कितने प्रकार की होती हैं। तो इनके बारे में भी देख लेते हैं दोस्तों। ये मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? ओ सॉरी, 3 प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। तो अब कौन कौन से प्रकार की होती हैं? तो देखिए यहां देख लेते हैं, इधर ही देख लेते हैं। देखिए अक्षांश रेखाएं जो 3 प्रकार की होती हैं, यहां मैं मानता हूं दिखाई नहीं दे रहा, तो हम ऊपर देखते हैं, ठीक है? ऊपर देखते हैं, इधर मिटा देते हैं इसे, ठीक है? हमारा ये चल रहा है। तो ये अक्षांश रेखाओं की बात कर रहे हैं, इनके प्रकार की। ये कितने प्रकार की होती हैं? तो दोस्तों ये मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। हमारी हो जाएगी कर्क रेखा, कर्क रेखा। दूसरी हमारी हो जाएगी क्या उसे भूमध्य रेखा कह सकते हैं, भूमध्य रेखा या प्रधान रेखा। और तीसरी हमारी मकर रेखा, मकर रेखा। तो जो भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से भी जाने जाती है, फिर इसे प्रधान भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? तो ये कर्क रेखा जो है, ये क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जो रेखा स्थित होती है, खिंची हुई होती है, तो वो कर्क रेखा कहलाती है। कभी कभी ये पूछ लेता कि भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा होकर गुजरती है, तो ध्यान रखें भारत के बीचों बीच से दोस्तों कर्क रेखा होकर गुजरती है। अगर बात कर लेते हैं ये भूमध्य रेखा की, तो ये दोस्तों बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरती है। जैसा कि आपको ये चित्र में दिखाई दे रही है, ये बिल्कुल बीचों बीच से जो गिर रही है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहलाती है। इसे प्रधान भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है। एक बात और समझ लें, इसके आसपास का जितना भी क्षेत्र होता है दोस्तों, यहाँ अत्यधिक मात्रा में गर्मी पड़ती है, और गर्मी अत्यधिक होने की वजह से यहाँ वर्षा भी पड़ती, वर्षा अत्यधिक होती है, जिसे हम बोलते हैं मूसलाधार वर्षा। तो मूसलाधार जो वर्षा होती है दोस्तों, इस वाली रेखा के आसपास ही होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य की जो किरणें हैं वो बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, और सूर्य की किरणें सीधी पड़ने की वजह से गर्मी अधिक होती है। गर्मी अधिक होने की वजह से बादल बनते हैं, और बादल बनने की वजह से क्या होता है? फिर वर्षा अधिक होती है। तो दोस्तों ये समझ गए होंगे। अब देखिए मकर रेखा की बात कर लेते हैं। तो ये उत्तर में और ये दक्षिण में पाई जाती है, यानी 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं? दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं? मकर रेखा बोलते हैं। कभी कभी एक क्वेश्चन और पूछता है, वो क्या पूछता है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे ये तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा? तो दोस्तों ध्यान रखें, ऐसा महाद्वीप हमारा अफ्रीका महाद्वीप है। क्या है? अफ्रीका महाद्वीप, जिसे काला महाद्वीप या अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता। तो यहां जो है तीनों रेखा होकर गुजरती हैं। अब एक बात तुम्हारे माइंड में कभी कभी ये आई होगी कि ये रेखाएं वास्तव में खींचता कौन है? तो दोस्तों ये वास्तव में है नहीं, मान ली गई है। क्यों मान ली गई है? इसलिए क्योंकि किसी भी वस्तु को बांट के या किसी भी बड़े क्षेत्र को बांट के अगर हम अध्ययन करते हैं, तो अध्ययन करना बहुत ही सुविधाजनक और आसान हो जाता। तो इसलिए ये रेखाएं मान ली गई हैं, रियली नहीं है, ये काल्पनिक रेखाएं, ठीक है? तो ये आप समझ गए होंगे। अब देखिए बात कर लेते हैं दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ये हमारे हो गए, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी, ये भी, ये भी, और ये भी सिंचाई रेखाओं के प्रकार हो गए हमारे। अब चलते हैं द्वीप, प्रायद्वीप और महाद्वीप क्या है दोस्तों, इनके बारे में देखते हैं। क्या है भाई? द्वीप, प्रायद्वीप और महाद्वीप। देखिए यहां देखते हैं, इधर देखिए, ये क्या है भाई? द्वीप,
इसे दोस्तों द्वीप को दूसरे शब्दों में हम खाड़ी भी कहते हैं, खाड़ी, ठीक है। और इधर एक है हमारा प्रायद्वीप, ये प्रायद्वीप, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा फिर महाद्वीप। तो ये क्या है दोस्तों, देखिए इस तीनों के बारे में समझ लेते हैं। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं यार है क्या। तो देखिए वह स्थान, वह स्थल भी कह सकते हैं, या वह स्थान जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ हो लेकिन छोटा हो, बड़ा नहीं हो, ज्यादा बड़ा नहीं हो। तो वह स्थान जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है, जिसके चारों तरफ पानी पाया जाता है, जल पाया जाता है, लेकिन छोटा है, उसका क्षेत्रफल छोटा है, तो क्या कहलाता है, द्वीप कहलाता है। प्रायद्वीप क्या है, जिसके तीन तरफ जल पाया जाता हो या तीनों ओर पानी हो, तो क्या कहलाता है, वो प्रायद्वीप कहलाता। जैसे कि एग्जाम्पल भारत, जैसे आपने सुना हुआ ये बंगाल की खाड़ी या हडसन की खाड़ी, तो ये द्वीप ही है एक प्रकार का। जैसे जापान है, कई सारे द्वीपों का समूह है, तो उसमें छोटे छोटे कई सारे होन्सो वहां का एक द्वीप है, तो इस तरह से वो द्वीप है छोटे छोटे, ठीक है। तो समझ गए, जो तीनों तरफ पानी से घिरा हुआ हो, जैसा कि भारत आपने देखा होगा, दक्षिण में भी, उत्तर को छोड़ के तीनों दिशाओं में पानी पाया जाता है, यानी पश्चिम में भी, पूरब में भी और दक्षिण में भी। आप ध्यान से देखोगे, देखो अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर पश्चिम में, बंगाल की खाड़ी पूर्व में और हिंद महासागर दक्षिण में है, ठीक है। अब देखिए महाद्वीप की बात कर लेते हैं। ये भी द्वीप और महाद्वीप लगभग सेम है, बस अंतर इतना है कि जो महाद्वीप होता है बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र होता है, इसके चारों तरफ पानी पाया जाता है और इसमें एक नहीं कई सारे देश हो सकते हैं, जैसा कि अफ्रीका, एशिया हमारा, यूरोप हो गया, ऑस्ट्रेलिया। तो ये क्या हो गए दोस्तों, ये हमारे महाद्वीप हो गए, ठीक है। ये भी चारों तरफ जल से घिरा हुआ होता। तो आशा करता हूं ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों लास्ट पॉइंट है हमारा चकबंदी। क्या है ये, चकबंदी। जैसा कि आपने देखा चक प्लस बंदी, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना, चक प्लस बंदी। तो चक दोस्तों खेतों के लिए बोलते हैं, जैसा कि आपने पहले भी सुना होगा, बड़े बूढ़े या बुजुर्ग व्यक्ति इस शब्द का प्रयोग करते हैं, अक्सर बताते भी हैं कि चक पे घूमिया, ऐसे बोलते हैं। तो क्या ये खेत है, चक माने खेत और बंदी माने बांधना या मेड़बंदी करना। तो सिंपल रूप से हो जाएगा कि खेतों की मेड़बंदी करना क्या कहलाता, चकबंदी कहलाता, अगर शाब्दिक दृष्टि से देखें तो। लेकिन विस्तृत रूप से अगर हम इसकी बात करते हैं तो दोस्तों इसका मतलब हो जाता है कि छोटे छोटे टुकड़े जो खेतों के होते हैं उन्हें एक जगह करने की जो प्रक्रिया है उसे क्या बोलते हैं, चकबंदी कहते हैं। जैसा कि आपने देखा भी होगा, तुम्हारे यहाँ कभी चकबंदी हुई हो तो चकबंदी में आपने देखा होगा कि छोटे छोटे खेत होते हैं वो एक जगह संयुक्त हो जाते हैं, एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, उससे कई सारे लाभ किसानों को हो जाते हैं। जैसे कि सिंचाई करने में सुविधा हो जाती है, नराई करने में, बुवाई करने में काफी सारी सुविधाएं उसे हो जाती हैं, इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। और प्रति हेक्टेयर या प्रति एकड़ के हिसाब से अगर पैदावार देखे जाए तो पैदावार भी पहले से बढ़ जाती है। तो ये लाभ किसानों को हो जाता है। भले ही वो अलग बात है कि किसान जो पैसा दे देकर जो लेखपाल होते हैं उनसे कराएं, वो अलग बात है, लेकिन जो नियम है वो बिना पैसे वाला है। तो दोस्तों देखिए, आशा करता हूं कि आपको जो मैंने आप बताया वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है जो आप रट के याद करें, एक बार अगर आप वीडियो देखते हैं तो निश्चित रूप से मुझे आशा है कि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा और रटने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। मिलता हूं दोस्तों इससे भी अच्छी वीडियो लेकर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।